दोस्तों 18 जून 2023 सुबह के 9:30 पर 5 लोग टाइटैनिक रेक को देखने के लिए एक टाइटन नाम के सबमर्सिबल में बैठकर अटलांटिक ओशन में डुबकी लगाते हैं। ये वही टाइटैनिक है जो आज से 100 साल पहले एक बर्फ के टुकड़े से टकराने की वजह से डूब गई थी, जिसके बारे में आज तक आप सुनते आ रहे हो, जिसके नाम और घटना पर आधारित फिल्म भी बनी है। इस टूर पर जाने वाले इन पांचों में से हर एक ने इसके लिए 2 करोड़ रुपए तक खर्च किए हैं। यह इतना एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि टाइटैनिक का मलबा समुद्र की सतह से 3810 मीटर नीचे मौजूद है, जहां तक जाने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में इस सफर को पूरा करने में 2 घंटे का समय लगता है। तो अब टाइटन अपना सफर शुरू करती है और हर 15 मिनट पर एक सेफ्टी सिग्नल सतह पर मौजूद पोलर प्रिंस जहाज को भेजती है। सफर को पूरा हुए अभी 1 घंटा 45 मिनट हुआ ही होता है कि पोलर प्रिंस से टाइटन का संपर्क टूट जाता है और सेफ्टी सिग्नल आने बंद हो जाते हैं। पोलर प्रिंस अथॉरिटी थोड़ी हैरान होती है, लेकिन फिर भी उस समय का वेट करते हैं जब टाइटन अपने निर्धारित समय पर वापस आने वाली थी। लेकिन समय पर वापस न आने पर भी परेशानी और बढ़ने लगती है और पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कुछ पता नहीं चलता है। उसके बाद इन्हें लगता है कि कोस्ट गार्ड को अब इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तब यूएस कोस्ट गार्ड और कनाडा कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया जाता है। फिर उसके बाद जो 4 दिन का सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है, वाकई काबिल तारीफ है। कहीं पानी के अंदर सोनार लॉन्च किए जाते हैं, तो कहीं शिप का इस्तेमाल किया जाता है, तो कहीं हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, तो कहीं रोबोटिक मशीन पानी के अंदर उतारे जाते हैं। पूरी कोशिश की जाती है, पूरा जी जान लगा दिया जाता है। सिर्फ यही एक सवाल कि आखिर टाइटन गई तो गई कहाँ। US and Canada are racing against time to locate are scanning the surface of the ocean to look for any searching for the sub reportedly heard today. Banging sounds near the wreck of the Titanic. Underwater noises in the search area. कहानी की शुरुआत होती है ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस से। ओशन गेट एक ऐसी कंपनी है जो रईस लोगों को अंडर वाटर टूर कराती है, जिसके लिए टूरिस्ट से मोटी रकम वसूलती है। कंपनी की स्थापना 2009 में स्टॉकटन रस और गुलेर्मो सोहेल ने की। उसके बाद कंपनी 2010 से लोगों को टूर कराना शुरू किया और ऐसे कई टूर भी कंप्लीट किए। जैसे 2016 में इनकी दूसरी सबमर्सिबल साइक्लोप्स 1 ने एंड्रिया डोरिया के मलबे को देखने के लिए गोता लगाया था। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये कंपनी टूर के लिए हाई अमाउंट चार्ज करती है, तो इसके लिए रस 2 रियायती लोगों को संपर्क करते हैं, लास वेगस के बिजनेसमैन जेफ ब्लूम से, ताकि वह और उनके बेटे इस टूर में शामिल हो सके। रस ने दावा किया था कि यह एक सड़क पार करने से भी अधिक सुरक्षित है, लेकिन फिर भी जेफ ब्लूम इसकी सुरक्षा से सहमत नहीं थे और टूर पे जाने से मना कर देते। उस वक्त टूर को मई के महीने में तय किया गया था, लेकिन खराब मौसम की वजह से जून तक डिले करना पड़ा। उसके बाद 16 जून 2023 को पोलर प्रिंस, जो एक कैनेडियन शिप है, उससे सेंट जोन्स न्यूफाउंडलैंड से रवाना होते हैं और 17 जून को गोता लगाने वाली जगह पर पहुंचते हैं, जो न्यूफाउंडलैंड से 600 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जहां पर टाइटैनिक डूबी। अब 18 जून 2023 को गोता अभियान शुरू किया जाता है। टाइटन सबमर्सिबल को पानी के अंदर उतारा जाता है, जिसका साइज 6.7 मीटर लंबा, वेट 10,432 kg और बॉडी को बनाया गया है कार्बन फाइबर से। दोनों साइड टाइटेनियम कैप लगाई गई है। अगले टाइटेनियम कैप में एक 15 इंच का एक्रेलिक ग्लास लगाया गया है, जहाँ से टाइटैनिक मलबे को देख सकते हैं और जगह सिर्फ इतनी कि केवल 5 लोग ही बैठ सकते हैं। और एक ओपन टॉयलेट, मतलब टॉयलेट के पास कोई दरवाज़ा नहीं लगा है। अगर किसी को टॉयलेट करनी होगी तो 5 लोगों को अपना चेहरा दूसरी तरफ करनी होगी। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिफरेंट, एक होती है सबमरीन, एक होती है सबमर्सिबल। सबमरीन में क्या होता है कि इनका खुद का कंट्रोल होता है, खुद का कमांड होता है, इसे किसी दूसरे शिप की जरूरत नहीं पड़ती और साइज में भी बहुत बड़ी होती है। जबकि सबमर्सिबल को एक मदर शिप की जरूरत पड़ती है जो इसे इंस्ट्रक्शन देती है। जैसे टाइटन के लिए पोलर शिप थी और साइज में भी बहुत छोटी होती है, जिसमें मैक्सिमम 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं। और एक चीज, यह एक एक्सपेरिमेंटल टूर है। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी बॉडी को कार्बन फाइबर से बनाया गया है, जो इस मटेरियल से बनने वाली पहली सबमर्सिबल है। अब सुबह के 9:30 पे टाइटन अपना सफर शुरू करती है और हर 15 मिनट पर पोलर शिप को एक सेफ्टी सिग्नल भेजती है, पिंग करके। तो जैसा कि समुद्र के 3810 मीटर की गहराइयों में जा रही थी, तो वहाँ पे कोई भी जीपीएस वगैरह काम नहीं करती है। तो इसके लिए एक स्पेशल टाइप के सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन टेक्स्ट मैसेज के द्वारा की जा रही थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इतनी एक्सट्रीम एडवेंचरस जगह पर जाने वाली सबमर्सिबल को एक वीडियो गेम कंट्रोल रिमोट के द्वारा चलाया जा रहा था। देखा जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अनमैन्ड एरियल व्हीकल बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना आम है। वहीं यूनाइटेड स्टेट नेवी इसका इस्तेमाल वर्जीनिया क्लास सबमरीन्स के लिए करती। सब कुछ सही चल रहा होता है कि तभी 11:15 पर टाइटन से संपर्क टूट जाता है, जो कि हैरान करने वाली बात होती है। लेकिन फिर भी इस बात से उतना परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है।
सिग्नल लॉस्ट होने के बाद भी सबमर्सिबल अपने समय पर वापस आ चुकी हैं। इसलिए टाइटन का जो वापस आने का समय था, जो शाम के 4:30 पर आने वाली थी, उसका वेट करते हैं। लेकिन टाइटन समय पर वापस भी नहीं आती है, जिसके बाद पोलर जहाज की टीम डिसाइड करती है यूएस कोस्ट गार्ड और कनाडा कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म करने की, जो शाम के 7:10 पर किया जाता है। और फिर शुरू होती है एक ऐसी सर्च रेसिंग जो टाइम के अगेंस्ट होती है। Search teams from the US and Canada are racing against time. पानी के अंदर सोनार लॉन्च किए जाते हैं, शिप और हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सबमर्सिबल अगर पानी की सतह पर भी आई होगी तो बाहर निकलने का कोई चांस नहीं, क्योंकि इसे पूरी तरह से सील किया गया है और जब भी खोला जा सकता है तो सिर्फ बाहर से ही, और अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है वो सिर्फ 96 घंटे के लिए ही है। तो ऐसे में हर एक घंटे खतरे की ओर ले जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रोबोटिक मशीन्स गहराइयों में भेजे जाते हैं। इसी दौरान कनाडियन अथॉरिटीज बताती है कि उन्होंने 30 मिनट के इंटरवल में एक बैंगिंग नॉइज सुनी। यह खबर सबसे पहले अमेरिका की तरफ से आई, लेकिन कंफर्म कनाडा ने की। यह क्लियर नहीं हुआ कि यह बैंगिंग नॉइज कब और कितनी बार सुनी गई, क्योंकि जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था वो एरिया इतना बड़ा है कि सर्च करना मुश्किल था। असल में टाइटन को ढूंढना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि दूसरे सबमर्सिबल में एक एकॉस्टिक बीकन लगा होता है। अगर सबमर्सिबल गलती से कहीं खो भी जाता है तो इसकी मदद से उसे ढूंढा जा सकता है, लेकिन टाइटन में ऐसा कुछ नहीं लगा था, जिसकी वजह से ढूंढना इतना आसान नहीं था। फिर भी लगातार 4 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली 22 जून को दोपहर के 1:18 पर एक हाईटेक रोबोटिक आरओवी के द्वारा पता चलता है कि टाइटैनिक बोझ से करीब 500 की दूरी पर कुछ हिस्से मिले। यूएस कोस्ट गार्ड अनाउंस करता है कि ये हिस्से टाइटन सबमर्सिबल के हैं, और जो बैंगिंग नॉइज सुनाई दी थी इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं, और बताया कि टाइटन की ऐसी हालत हाई प्रेशर की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से टाइटन में हाई इम्प्लोजन हुआ और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। The experts, but there doesn't appear to be any connection between the noises and the location on the seafloor. Catastrophic implosion of the vessel. देखिए, एक होता है इम्प्लोजन, दूसरा होता है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में क्या होता है कि जैसे कोई धमाका होता है तो उसका प्रभाव बाहर की तरफ होता है, जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उसका फोर्स बाहर की तरफ लगता है, जबकि इम्प्लोजन में जस्ट इसका उल्टा होता है, इसमें प्रभाव अंदर की तरफ लगता है। कुछ ऐसा ही हुआ टाइटन सबमर्सिबल के साथ। इम्प्लोजन इतना तेज था कि कुछ ही मिली सेकेंड में टाइटन और टाइटन के अंदर बैठे 5 लोगों की इंस्टेंट मौत हो गई। मरने वाले इन 5 में से पहले थे 58 साल के हमीश हार्डिंग, जो एक ब्रिटिश बिजनेसमैन, विमान चालक, स्पेस टूरिस्ट, और इससे पहले भी 4 घंटे की डीप चैलेंजिंग को पूरा किया था, और तो और पृथ्वी की सबसे तेज परिक्रमा करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा था। और 2022 में ब्लूम ऑरिजिन NS-21 से अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। दूसरे 77 साल के पोल हेनरी नार्जियोलेट, जो एक पूर्व नौसेना कमांडर, गोताखोर, सबमर्सिबल पायलट और अंडर वाटर रिसर्च के डायरेक्टर थे। इन्होंने खुद से ही 35 बार से अधिक टाइटैनिक रेक को विजिट किया था। तीसरे और चौथे थे 48 साल के शहजादा दाऊद, जो एक पाकिस्तानी ब्रिटिश बिजनेसमैन थे, और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, जो 19 साल के थे। असल में ये इस टूर पे जाना नहीं चाहते थे, लेकिन सिर्फ अपने पिता का मन रखने के लिए राजी हुए थे। पांचवें थे 61 साल के स्टॉकटन रस, जो टाइटन सबमर्सिबल को बनाने वाली कंपनी ओशन गेट के चीफ एग्जीक्यूटिव और को फाउंडर थे। टाइटन में विस्फोट होने का कारण ज्यादातर स्टॉकटन रस को ही माना जा रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी बॉडी को कार्बन फाइबर से बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल हवाई जहाज को बनाने में किया जाता है, जो मजबूत तो होता है साथ ही हल्का भी होता है। लेकिन फर्क इतना है कि हवाई जहाज आसमान में उड़ता है और सबमर्सिबल पानी में जाने वाली थी। आमतौर पर जो सबमर्सिबल और सबमरीन्स को बनाई जाती है उन्हें एल्युमिनियम, टाइटेनियम और स्टील से बनाया जाता है। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि आसमान में प्रेशर कम होता है, जितना ऊपर की तरफ जाएंगे प्रेशर उतना ही कम लगता है। यही वजह है कि हवाई जहाजों को ज़्यादा हाइट पर उड़ाया जाता है ताकि प्रेशर कम लगे और तेल की बचत हो। तो यहाँ पर तो पता चलता है कि लो प्रेशर में कार्बन फाइबर सूटेबल होता है। तो वहीं नीचे की तरफ जाएं तो इसका जस्ट उल्टा होता है, जितना नीचे की तरफ जाएंगे उतना ही ज़्यादा हाई प्रेशर लगता है। तो ऐसे में 12,000 की फीट की गहराइयों में जाना, जहाँ समुद्र की सतह से 400 गुना अधिक हाई प्रेशर, तो इतने हाई प्रेशर में कार्बन फाइबर कैसा रिएक्ट करता है, सूटेबल होता है या नहीं, अभी इसके बारे में सही जानकारी नहीं है। फिर भी रस ने टाइटन को बनाने में इसका इस्तेमाल किया और सेफ्टी रूल को ब्रेक डाउन किया। 2021 में एक इंटरव्यू में कहा भी कि मैंने टाइटन को बनाने में कुछ रूल तोड़े हैं, जैसे टाइटेनियम और कार्बन फाइबर का एक नियम है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन मैंने किया। And you know, I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. The carbon fiber and titanium, there's a rule you don't do that. Well, I did. और एक बात जो ये हमेशा कहते थे, जैसे 2022 के एक इंटरव्यू में कहा कि
कुछ पॉइंट पर सेफ्टी एक प्योर वेस्ट है। मतलब अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हो तो बेड से बाहर ना निकले, मत निकले अपनी कारों से, कुछ मत करो। वहीं जेम्स कैमरन जो टाइटैनिक और अवतार जैसी बड़ी फिल्मों के डायरेक्टर हैं, जो खुद टाइटैनिक रेक को देखने के लिए 33 बार विजिट कर चुके हैं और ऐसे कई डीप सी चैलेंज भी कंप्लीट किए हैं, ये भी ब्लेम रस को ही करते हैं, क्योंकि इन्होंने मेन हल को कार्बन फाइबर से बनाया जिसके अंदर लोग थे। कहने का मतलब जो टाइटेनियम कैप दोनों साइड लगाई गई थी वो बिल्कुल सुरक्षित समुद्र के तल पर पड़ी है, जबकि कार्बन फाइबर से बना हल कई टुकड़ों में बिखरा पड़ा है। इनका कहना था कि सेफ्टी रेगुलेशन पर ध्यान नहीं दिया गया था, जानबूझकर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम क्रिएट की गई थी। तो वहीं फार्मर टाइटन पैसेंजर इसके डिजाइन और कंस्ट्रक्शन को लेकर अनसेफ बता रहे हैं और तो लोग भी कहते हैं कि यह सुरक्षित नहीं था, इट वाज नॉट सेफ। Did you think it was safe, the Titan? No, it was not safe. तो वहीं इसकी सेफ्टी चिंता को लेकर जनवरी 2018 में खुद ओशन गेट के एम्प्लॉय डेविड लोक्रिज ने इसके बारे में स्टॉकटन रस से बात की, लेकिन उन्होंने इस पे पैसा लगाने से साफ मना कर दिया। जिसके बाद डेविड कोर्ट में गए और टाइटन की टेस्टिंग और सर्टिफाइड कराने को कहा, लेकिन रस का कहना था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ सही है। इसके 2 महीने बाद 27 मार्च 2018 को 38 एक्सपर्ट लोगों ने ओशन गेट को वार्न किया। ये सभी मरीन टेक्नोलॉजी सोसाइटी के मैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स कमेटी के मेंबर थे, जिसमें इंडस्ट्री लीडर्स, डीप सी एक्सप्लोरर्स और ओशनोग्राफर ने स्टॉकटन रस को एक लेटर में चेतावनी दी, जिसमें कहा कि हमें आशंका है कि ओशन गेट द्वारा जो एक्सपेरिमेंट अभी किए जा रहे हैं इसका नतीजा नकारात्मक हो सकते हैं। एक छोटी सी गलती सभी के लिए गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन फिर भी स्टॉकटन रस इस बात पर ध्यान देना जरूरी नहीं सोचा जिसका नतीजा इतना घातक हुआ। वो कहावत है ना, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की, ये तो बिल्कुल सच है। लेकिन अगर बात जान की हो तो दूसरों का भी सुनना चाहिए, खास करके तब जब दूसरों की जान भी आप ही पर डिपेंड करे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।